हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। 1720 में साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड की सबसे हॉट स्टॉक मानी जाती थी, उसका शेयर प्राइस हर रोज काफी तेजी से बढ़ रहे थे और कई सारे इन्वेस्टर्स को अमीर बना रहे थे। इस स्टॉक की आसमान छूती रिटर्न से उस समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक सर आइजक न्यूटन भी काफी प्रभावित थे। सर आइजक न्यूटन एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को ग्रेविटी, कैलकुलस और ऑप्टिक्स जैसे कई कॉम्प्लेक्स चीजों का सिद्धांत सिखाया। 1720 में ही न्यूटन ने साउथ सी कंपनी में अपने ह्यूज कैपिटल को इन्वेस्ट किया और कुछ समय के बाद इन्होंने 7,000 पाउंड्स में साउथ सी के सारे शेयर्स बेच दिए, जिससे कि उन्होंने यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बनाए। लेकिन न्यूटन के शेयर्स बेचने के तुरंत बाद ही साउथ सी कंपनी के शेयर प्राइस और भी तेजी से बढ़ने लगे, जिससे कि न्यूटन को लगा कि उन्होंने बहुत जल्दी ही अपने शेयर्स को बेच दिया है और उन्हें साउथ सी कंपनी में थोड़ा और रुकना चाहिए था। शेयर्स बेचने के कुछ दिन बाद भी इस कंपनी के शेयर्स ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से न्यूटन के माइंड में ग्रीड आ गया और उन्होंने एक बार फिर से अपने सारे प्रॉफिट और कैपिटल को साउथ सी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इस बार उनके शेयर्स खरीदते ही साउथ सी कंपनी के शेयर्स एकदम तेजी से नीचे गिरने लगे, यानी कि अब साउथ सी बबल बर्स्ट हो चुका था और इस चीज से सर आइजक न्यूटन को भारी नुकसान हुआ। आज के हिसाब से इस बबल बर्स्ट में उन्होंने तकरीबन $3 मिलियन से अधिक पैसा गंवा दिया। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने फैसला ले लिया कि वो दोबारा कभी भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि मैं तारों की गति की गणना तो कर सकता हूँ, लेकिन लोगों के पागलपन का नहीं। वॉरेन बफेट के मेंटर और द इंटेलिजेंट बुक के ऑथर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि सर आइजक न्यूटन दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से तो एक जरूर थे, लेकिन वह एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं थे। हर्ड मेंटालिटी और अपनी इमोशंस पे कंट्रोल ना रखने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने भी मूर्खों वाला काम किया था। इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पर फेल हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवकूफ हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप भी सर आइजक न्यूटन की तरह इमोशनल डिसिप्लिन और पेशेंस जैसी चीज को डेवलप नहीं कर पाए हैं। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, यानी कि जब लोग खरीद रहे हो तो आप बेचो और जब लोग डर के मारे बेच रहे हो तो आप खरीदो। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए सही स्ट्रेटजी को अपनाना, इमोशनल डिसिप्लिन सीखना और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि आपको बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीखने को मिलेगा। इस किताब को इन्वेस्टिंग की दुनिया का बाइबल भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इस बुक से आपके साथ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन्स शेयर करूंगा, जिसे अगर आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आप भी इन्वेस्टिंग की दुनिया में सफल हो सकते हो और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह शेयर मार्केट से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब है अपने पैसों को इन्फ्लेशन की रेट से ज्यादा ग्रो करना और लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना। इन्फ्लेशन का मतलब आम भाषा में होता है महंगाई, यानी कि एक ऐसा इनविजिबल थीफ है जो कि धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू को चुराता है और पैसों की परचेजिंग पावर को कम करता है। एग्जाम्पल के लिए मान ले कि 2015 में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर थी और आज इसकी कीमत 100 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। और ऐसे ही कितने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जिसकी कीमत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और फ्यूचर में भी बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि पैसा हर दिन धीरे धीरे करके अपनी वैल्यू लूज करता ही है। जैसे कि आज आप किसी चीज को खरीदने के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं तो उसी सेम चीज को खरीदने के लिए आपको 5 साल बाद 1200 रुपए देने होंगे और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आप सपोज करें कि हर साल आपकी मंथली सैलरी 5% से बढ़ जाती है तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि आपकी सैलरी बढ़ चुकी है। लेकिन कुछ समय बाद आपको ये फील होता है कि आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी ना तो आपकी लाइफस्टाइल में कोई फर्क आया है और ना ही आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर, यहाँ तक कि आपकी लाइफस्टाइल क्वालिटी बढ़ने की जगह उल्टा कम हो रही है। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ?
दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी सैलरी तो 5% बढ़ी है, लेकिन देश की इन्फ्लेशन 7% की रेट से ग्रो हुई है। इसका मतलब आपका ओवरऑल 2% का लॉस ही हो रहा है, और यही कारण है कि आपकी लाइफस्टाइल क्वालिटी बढ़ने की जगह उल्टा घटने लगी। तो इसलिए अब अपने पैसों को ग्रो करने के लिए और इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए हमें उसे काम पे लगाना होगा, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी जहां हमें इन्फ्लेशन की रेट से ज्यादा का रिटर्न मिले। अगर इंडिया की एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7% है तो हमें 10% से ज्यादा के रिटर्न जनरेट करने होंगे, जिससे कि हम इन्फ्लेशन से भी बच पाएंगे और अपनी वेल्थ को भी ग्रो कर पाएंगे। और दोस्तों अच्छे से सीख कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप इजीली 10 से 15% या इससे भी ज्यादा के रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। लेसन नंबर 2। अब दूसरा लेसन जो आप इस बुक से सीख सकते हो वो है इन्वेस्टमेंट की रियल डेफिनेशन। इस बुक के ऑथर बेंजामिन ग्राहम हमें बताते हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्होंने किसी भी कंपनी के शेयर्स बिना कोई रिसर्च और एनालिसिस किए खरीद लिए तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये रियल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट में ये 3 चीजें होनी ही चाहिए। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि गैम्बलिंग कहलाएगा। पहली चीज है थॉरो एनालिसिस। किसी भी शेयर्स या किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना ही चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे आपकी खुद की डीप रिसर्च और एनालिसिस होनी ही चाहिए कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है और उसकी फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसी है। और ऐसे ही आपको हर इन्वेस्टमेंट से पहले उस स्टॉक और कंपनी के बारे में अच्छे से एनालिसिस करना होगा। दूसरी चीज है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेफ रहने चाहिए, और ये चीज आपके इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में होनी ही चाहिए। भले ही शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ग्रो होनी चाहिए और आपको लॉस नहीं होना चाहिए। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट, जिन्होंने इस किताब को मात्र 19 साल की एज में ही पढ़ लिया था, वो पैसों के बारे में हमें 2 नियम सिखाते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो इस नियम को फॉलो करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हो। तीसरी चीज है एडिक्वेट रिटर्न्स, यानी कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे पर्याप्त रिटर्न्स मिलने ही चाहिए। जैसे कि इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 7%, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हर साल 12% की रेट से ग्रो होनी ही चाहिए, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने वेल्थ को भी ग्रो कर सकें। लेसन नंबर 3। आइए अब तीसरे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग दुनिया में 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले डिफेंसिव इन्वेस्टर, जो कि गेम को काफी सुरक्षित तरीके से खेलना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स किसी लो रिस्क फंड या बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी पेशेंस के साथ अपने पैसों को होल्ड करते हैं और अपने वेल्थ को ग्रो करने देते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए बेंजामिन ग्राहम ये सजेशंस देते हैं कि इन्हें केवल ऐसी ही कंपनीज में पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेवेन्यू अभी के हिसाब से पर ईयर 1000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और हर साल इसके रेवेन्यू बढ़ते ही रहने चाहिए। जैसे कि अगर आप एशियन पेंट्स के रेवेन्यू को चेक करोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2010 में इसका रेवेन्यू 10,000 करोड़ से ज्यादा ही था और हर साल आप देख सकते हो कि इस कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसके रेवेन्यू 22,000 करोड़ थे। तो इस तरह की कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में रिस्क काफी कम होता है, जो कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स। इस बुक के ऑथर हमें एग्रेसिव इन्वेस्टर्स बनने से सख्त मना करते हैं, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर्स तुरंत प्रॉफिट कमाने के चक्कर में होते हैं, जिस वजह से ऐसे इन्वेस्टर्स के पैसों पर रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और तो और इसी तरह के इन्वेस्टर्स अपने पैसों को लूज भी कर देते हैं, इसलिए आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं बनना है। अब तीसरे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं एंटरप्राइज इन्वेस्टर, जो अपने पोर्टफोलियो को कम रिस्क वाले और ज्यादा रिस्क वाले स्टॉक से बैलेंस करके चलते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स अच्छे से कंपनी की रिसर्च और एनालिसिस और उस कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर ही उनमें इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी इन्हीं को मिलता है। ऑथर बताते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हो यह आपकी एज और आपकी करंट प्रेजेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी एज 30 प्लस है और आपका खुद का परिवार है, बच्चे हैं,
तो कम से कम रिस्क लेना चाहिए और अपनी इनकम का केवल 10% ही स्टॉक मार्केट में निवेश करते रहना चाहिए। या अगर आपके पास सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं है तो आप ऑथर के अकॉर्डिंग डिफेंसिव इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हो। और अगर आपकी एज 20 से 25 के आसपास है तो अभी आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अभी आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखने में अपना टाइम और एफर्ट लगा सकते हो और एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकते हो। लेसन नंबर 4, आइए अब चौथे लेसन के बारे में जान लेते हैं जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आइए इसके रियल मतलब को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लें कि आपको आज मॉल में 2000 रुपए की शॉपिंग करनी है, तो क्या आप अपने घर से केवल 2000 रुपए लेकर ही निकलोगे? नहीं ना, आप इसके अलावा कुछ और पैसे भी लेकर निकलोगे। एक दूसरे एग्जाम्पल में मान लें कि एक ब्रिज है जो कि 30,000 किलो तक वेट को झेल सकता है, तो क्या इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को केवल 30,000 तक ही झेलने लायक बनाया है? ऑफ कोर्स इंजीनियर्स ने भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इस ब्रिज की कैपेसिटी कम से कम 35,000 किलो तो रखी ही होगी। ठीक इसी प्रकार आपको भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते वक्त अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जब मार्केट में किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस शो होते हैं तो वो बस स्टॉक के उसी प्राइस को बता रहे हैं जो डिमांड के हिसाब से चल रहा है। इससे आपको कंपनी की रियल वैल्यू का पता नहीं चल रहा है। याद रहे कि प्राइस वो है जो आप पे करते हो और वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। इसलिए जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि इसकी रियल वैल्यू से नीचे ही उसके शेयर को खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि एबीसी लिमिटेड एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका बिजनेस मॉडल भी काफी तगड़ा है और फ्यूचर में इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं और अभी इस कंपनी के शेयर प्राइस अपने रियल वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रही है। जैसे कि इसकी पर शेयर रियल वैल्यू है 80 रुपए और ये अभी ट्रेड हो रही है 100 रुपए पर। तो अभी आपको वेट करना है कि जब इसके शेयर प्राइस इसकी रियल वैल्यू के नीचे जैसे कि 70 या 60 पर आए तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। अगर शॉर्ट टर्म में कंपनी का बिजनेस लॉस में भी जाता है तो आपके लॉस होने के चांसेस कम होंगे क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदा था। अब बात करते हैं लेसन नंबर 5 की जो कि है डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। दोस्तों, जो लोग मार्केट की वोलेटिलिटी, ट्रेंड और फ्लक्चुएशन को देखकर शॉर्ट टर्म में ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अब स्टॉक की प्राइस कहां जाएगी, ऊपर या नीचे, तो इस चीज को ऑथर स्पेकुलेशन कहते हैं और एक सच्चे इन्वेस्टर्स को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेट करने की वजह से बहुत बड़े बड़े लॉसेस उठाए हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में मार्केट को लोगों को सरप्राइज करना बहुत अच्छे से आता है, जिस वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो आइए इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें कि राजू नाम का एक आदमी है और राजू ने 23 सितंबर 2016 में एशियन पेंट्स के ट्रेंड को देखते हुए 1191 रुपए पर एशियन पेंट्स के शेयर खरीदे क्योंकि उसे लगा कि अभी इस स्टॉक की प्राइस और ऊपर जाएगी और तब वो इन शेयर्स को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। लेकिन मार्केट ने राजू के एनालिसिस के अगेंस्ट काम किया और इसके बाद एशियन पेंट्स के शेयर प्राइस जनवरी 2017 तक गिरकर 900 रुपए के आसपास आ गए और तभी राजू ने अपनी पेशेंस को लूज कर दिया और भीड़ को फॉलो करने के चक्कर में उसने लॉस में ही अपने शेयर्स को बेच डाला। तो यहाँ पर राजू को लॉस हुआ क्योंकि उसने मार्केट में स्पेकुलेट करने की कोशिश की थी। लेकिन अगर वो अपनी भावनाओं में ना बहकर भीड़ को फॉलो नहीं करता और अपनी पोजीशंस को होल्ड किए रखता तो आज वो काफी ज्यादा प्रॉफिट में होता क्योंकि अभी एशियन पेंट्स की पर शेयर प्राइस 3100 रुपए से ऊपर चल रही है और एशियन पेंट्स के शेयर्स ने इसलिए ग्रो किया क्योंकि गिरावट उसके शेयर प्राइस में आई थी, न कि उसके बिजनेस में। इसका बिजनेस तब भी स्ट्रांग था और अब भी स्ट्रांग ही है। तो इस चीज से हमें यही सीखने को मिलता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में हर कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर नीचे यानी कि फ्लक्चुएट होते ही रहते हैं। लेकिन अगर कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हर साल उसके सेल्स और रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है तो उसके शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में 100% ग्रो होंगे ही होंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको भी अभी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।